स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 और आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। आपको याद होगा इससे पहले हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने डिवीजन की दो मेजर टाइप्स पढ़ी थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस को तो आपने किसी हद तक समझ लिया कि उसकी लाइफ में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस है, क्या क्या यूजेस हैं, और अगर वो माइटोसिस का प्रोसेस थोड़ा बहुत रॉन्ग हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे मियोसिस। तो मियोसिस की सिग्निफिकेंस यदि सबसे पहले हमारे पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है ऑगस्ट वीज मैम, उसने 1890 में मियोसिस की सिग्निफिकेंस को स्टडी किया था। अब उसने मियोसिस की सिग्निफिकेंस में कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से एस्पेक्ट स्टडी किए कि मियोसिस हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रही है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मियोसिस की सिग्निफिकेंस है वो है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। अब ऐसी एक सिग्निफिकेंस आपने माइटोसिस में भी पढ़ी थी कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर, लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करने का मतलब है कि उसी सेम इंडिविजुअल में, एक इंडिविजुअल की बॉडी में जहां जहां माइटोसिस हो रही है उन सारे के सारे सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर सेम रखना, ताकि एक सेल से ओरिजिनेट होने वाले सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिमिलर हों। दूसरी तरफ मियोसिस में हम लोग स्टडी करेंगे मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन क्यों? क्योंकि हमें पता है मियोसिस डिवीजन की वो टाइप है जिसमें डिवीजन के थ्रू बनते हैं गैमीट्स, और वो गैमीट्स नेक्स्ट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब अगर उन उन गैमीट्स में क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या क्या इससे प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट हो सकती हैं, वो सब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। माइटोसिस को मियोसिस से कंफ्यूज नहीं करना, उसमें भी क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना जरूरी था, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन किया जा रहा है उन सेल्स में जो डिवाइड होकर अपने ही जैसे सेल्स बना रहे हैं। लाइक आईज के अंदर जो सेल्स हैं, स्किन के अंदर जो सेल्स हैं जो कॉमनली रीजनरेट कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में वो सेल्स जो रिन्यू हो रहे हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पर एग और स्पर्म, वो गैमीट्स जो मियोसिस से बन रहे हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखना। मेंटेन रखने का मतलब है कॉन्सेप्ट एक ऐसा लेवल मेंटेन रखना कि जैसे आप देखो हर ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हैं, ये 46 नंबर है इंडिविजुअल। तो वो हर एक इंडिविजुअल में ये नंबर सेम कैसे रह रहा है इसको देखेंगे। आप देखो कि एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि डिप्लॉइड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल। डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल का मतलब है गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स, जैसे कि टेस्टिस एंड ओवरीज, ये गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। लेकिन इन डिप्लॉइड गैमीट प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स में प्रोसेस होगा मियोसिस का, और मियोसिस से आपने देखा कि किस तरह से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। तो डिप्लॉइड गैमीट्स में मियोसिस होगी और उससे हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। अब ये कहने को तो ये हुआ कि गैमीट्स में तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया, तो ये मेंटेनेंस में कैसे रोल प्ले करेगा? यही हैप्लॉइड गैमीट्स, लेट्स सपोज हैप्लॉइड एग एक हैप्लॉइड स्पर्म से फ्यूज करेगा तो वो डिप्लॉइड जाइगोट बना देगा। ये डिप्लॉइड सेल के बनने के लिए पिछले सेल्स का हैप्लॉइड होना जरूरी है। आप सोचें कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर है 46। अब अगर उसके मेल और फीमेल की हम बात करें, मेल में टेस्टिस में अगर क्रोमोसोम उसमें मियोसिस हुई और जो स्पर्म्स बने उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया हाफ, वो हैप्लॉइड बने 23। दूसरी तरफ एक फीमेल की बॉडी में ओवरीज के सेल्स में डिवीजन होगी मियोसिस के थ्रू और वो बनाएंगे हैप्लॉइड सेल्स जो कि एग सेल्स है, उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा हाफ, जो कि 23 है। अब जब गैमीट्स की फ्यूजन होगी, एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी, तो 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म जब 23 क्रोमोसोम वाले एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऐड होकर टोटल बना देंगे 46 क्रोमोसोम, और इस तरह से न्यू इंडिविजुअल की बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आप देखिए कि अगर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता तो हर नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर तो डिफरेंट हो जाता, और वो क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट होने से वो इंडिविजुअल ही कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, तो एक तो रोल आपने यहाँ पे स्टडी कर लिया। ये तो हमने एनिमल्स की बात की कि एनिमल्स में गैमीट्स जो हैं वो मियोसिस से बनते हैं, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो न्यू इंडिविजुअल बनता है थ्रू जाइगोट, और वो डिप्लॉयड है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपको इसी पॉइंट में मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम के अंदर मिलेगा। ऑलमोस्ट ये है
5th लाइन पर। इसको अच्छे से हाईलाइट करें, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक कहाँ पढ़ा था। अब प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट जनरेशन। अब इनको ये नाम क्यों दिया गया, नाम को भी डिस्कस कर लें। स्पोरोफाइट जनरेशन एक ऐसी जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, और गैमीटोफाइट जनरेशन ऐसी जनरेशन है जो गैमीट प्रोड्यूस कर रही है। ये दोनों जनरेशंस ऑल्टरनेट करती जाती हैं और प्लांट्स का लाइफ साइकिल चलता रहता है। जैसे कि आप लोग देखिए, स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है और ये डिप्लॉइड जनरेशन है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस का प्रोसेस होगा और उससे स्पोर्स बनेंगे। वो स्पोर्स फिर फर्दर डिवाइड करेंगे। अब देखिए ना, मियोसिस से स्पोर्स बने तो ये स्पोर्स तो हैप्लॉइड होंगे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड था, लेकिन उसमें मियोसिस हुई, उससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने। वो स्पोर्स फिर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे थ्रू माइटोसिस और वो बना देंगे गेमीटोफाइट। और आप याद रखो कि माइटोसिस के दौरान सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अब अगर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगी तो वो आगे फर्दर हैप्लॉइड सेल ही बनाएगा। अगर एक डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगी तो वो आगे डिप्लॉइड सेल बनाएगा। अब स्पोर्स में जब माइटोसिस होगी तो वो गैमीटोफाइट जनरेशन बना देंगे, लेकिन वो गैमीटोफाइट जनरेशन होगी हैप्लॉइड। वो हैप्लॉइड गैमीटोफाइट फिर फर्दर माइटोसिस से डिवाइड करेगा और उसमें बनेंगे गैमीट्स। यहाँ पे बात नोट करने की ये है कि प्लांट्स में गैमीट्स बन रहे हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जबकि एनिमल्स में गैमीट्स बनते हैं थ्रू मियोसिस। इसीलिए आप देखो कि प्लांट में गैमीट फॉर्मिंग जो जनरेशन है वो खुद भी हैप्लॉइड है। अब उस हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगी तो हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे। वो हैप्लॉइड गैमीट्स फर्टिलाइजेशन के थ्रू जब फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बना देंगे। वो जाइगोट आगे फर्दर ग्रो करेगा और वो बनाएगा स्पोरोफाइट जनरेशन। ये स्पोरोफाइट जनरेशन भी होगी डिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि इसके फ्यूजन जो सेल से बन रहा है उन दोनों का जेनेटिक मेकअप फ्यूज करेगा, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, इसको गौर से सुने ताकि आपको याद रहे कि प्लांट्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हो रही है। प्लांट्स में दो जनरेशन होती हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन, गैमीटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, गैमीटोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब स्पोरोफाइट में एक डिप्लॉइड जनरेशन है, इसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो हैप्लॉइड स्पोर्स ग्रो करेंगे और न्यू जनरेशन बनाएंगे जो कि गैमीटोफाइट जनरेशन है। लेकिन क्योंकि हैप्लॉइड से स्पोर्स, तो इनसे जो जनरेशन बनेगी वो भी हैप्लॉइड होगी, तो गैमीटोफाइट जनरेशन भी थी हैप्लॉइड। अब इस हैप्लॉइड गैमीटोफाइट जनरेशन में होगा माइटोसिस का प्रोसेस। माइटोसिस में हमें पता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है, तो हैप्लॉइड सेल में जब माइटोसिस होगी वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएंगे। ये हैप्लॉइड गैमीट्स जब फ्यूज करेंगे फर्टिलाइजेशन के थ्रू तो डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे और वो जाइगोट दोबारा से डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाएगा। इस तरह से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती रहती है और प्लांट्स में उनका लाइफ साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो इसमें भी आप देखिए कि मियोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर स्पोरोफाइट जनरेशन में मियोसिस ना हो तो हैप्लॉइड स्पोर्स ना बने, और अगर वो स्पोर्स हैप्लॉइड नहीं होंगे तो गैमीटोफाइट जनरेशन भी आगे हैप्लॉइड नहीं होगी और थ्रू आउट सारा का सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर देख लिया इन नेक्स्ट जनरेशन, और ये पॉसिबल होता है थ्रू मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। इसमें अगर आपको याद हो तो मियोसिस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर का, और तब डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उससे क्या होता है, जीनोम में वेरिएशन आ जाती है। आप सोचो कि एक क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन अब दूसरे में चली गई और दूसरे वाले की इंफॉर्मेशन पहले वाले क्रोमोसोम में आ गई। इनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने से क्या होगा, पूरे के पूरे इंडिविजुअल में वेरिएशंस आएंगी, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक सेल के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा वो वेरी हो जाएगा। अब ये जो वेरिएशंस हैं ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और ये हार्मफुल भी हो सकती है। बेनिफिशियल इस सेंस कि आप सिबलिंग्स में इमेजिन करें कि सिबलिंग्स जो हैं उनका जेनेटिक मेकअप ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है। डिफरेंट में अब आप पॉजिटिविटी को अगर देखा जाए तो कुछ की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है। इम्यूनिटी स्ट्रांग किस तरह कि हो सकता है ना कि उसमें जेनेटिक मेकअप में जो वेरिएशन आई है वो जीन्स इतनी स्ट्रांग है कि उसने उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर दिया, और कुछ में वो हार्मफुल हो सकती है, लाइक कि कुछ का इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो डिजीज से उतना अच्छे से फाइट नहीं कर सकते।
और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों सारे के सारे सिबलिंग्स 4-5 सिबलिंग्स अगर पेरेंट्स सेम है लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से डिफरेंट है, किसी की आईज का कलर डिफरेंट होगा, हेयर का टेक्सचर डिफरेंट होगा, ईयरलोब अटैच या डिटैच होगी, तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम देखते हैं वेरिएशंस में। तो इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आ जाती हैं। आप सोचो कि अगर मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं हो और वेरिएशंस ना आए नेक्स्ट जनरेशन में, तो सारी की सारी जनरेशन तक एक ही जैसी हो, एक दूसरे की बिल्कुल डिटो कॉपीज, पर ऐसा होता नहीं है। सिबलिंग्स नो डाउट देयर पेरेंट्स आर सेम बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि मियोसिस के दौरान, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स एक्सचेंज हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो जेनेटिक मेकअप है वो एग्जैक्टली पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है, क्योंकि उनमें सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम या सीक्वेंस ऑफ जीन्स जो है वो चेंज हो चुका है। तो इस तरह से वेरिएशंस जो हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती है, बेनिफिशियल भी है, हार्मफुल भी है। और नेक्स्ट जनरेशन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट था आपका प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन जी नेक्स्ट जनरेशन, ये भी मियोसिस के थ्रू ही होगा। आप अगर रिवाइज करें माइटोसिस के प्रोसेस को तो उसमें कहीं भी वेरिएशन का कोई रोल नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं है तो नेक्स्ट जनरेशन इसीलिए पेरेंटल जनरेशन के बिल्कुल कॉपी होती है। यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट है एरर्स इन मियोसिस। एरर्स को स्टडी करना क्यों जरूरी है? आपने देखा कि इतने इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं, क्रोमोसोमल नंबर का मेंटेन करना नेक्स्ट जनरेशंस में, वेरिएशंस जनरेट करना, ये सब के सब काम मियोसिस के थ्रू हो रहे हैं। अगर ये काम ऐसे नहीं हो तो इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। एरर्स इन मियोसिस में सबसे पहली चीज हम देखेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या है? अगर आपको याद हो तो क्रॉसिंग ओवर में ड्यूरिंग एनाफेज क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन को कहते हैं डिसजंक्शन। वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर था जो एनाफेज के दौरान काइनेटोकोर फाइबर्स की कंट्रैक्शन से सेपरेट हो गया एक दूसरे से, सेपरेट होने के बाद ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम एज अ सिंगल पेयर। अब अगर वो सेपरेशन ठीक से नहीं हो सकता है ना, इट माइट पॉसिबल कि क्रोमोसोम्स जो है वो ज्वाइन रह जाएं किसी ना किसी एंड से, और वो जो पेयर था वो सेपरेट ना हो। अगर सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो एक टेट्राड था वो एक पोल पर चला जाएगा। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखें कि अगर क्रोमोसोम्स कंप्लीटली सेपरेट ना हो और वो ऑपोजिट पोल्स पर नहीं जाएं, तो यही होगा, एक पोल पर क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा हो जाएगा, एक पोल पर नंबर का क्रोमोसोम कम हो जाएगा। और इस तरह से उसकी डिवीजन के बाद जो दो नए सेल बनेंगे उन दोनों गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिस्टर्ब होगा। लेट्स सपोज अगर 46 क्रोमोसोम बने थे तो 46 की बजाय 45 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है। ये एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। ये नॉन डिसजंक्शन रिजल्ट करती है जब क्रोमोसोम कंप्लीटली सेपरेट नहीं होंगे। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। गमीट्स अगर नॉर्मल नहीं बन रहे, गमीट्स में अगर क्रोमोसोम का नंबर नॉर्मल नहीं है, तो उन गमीट्स के फ्यूजन से बनने वाले जो न्यू जनरेशन है वो पूरी की पूरी जनरेशन किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को फेस कर सकती है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्योरेबल नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। दे कैन बी मेंटली रिटार्डेड, वो नेक्स्ट जनरेशन जो है मेंटली रिटार्डेड हो सकती है, या उनको किसी ना किसी किस्म का सिंड्रोम हो सकता है। अगर क्रोमोसोम, आप सोचो ना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 है और अब नॉर्मली अगर नॉन डिसजंक्शन की वजह से वो क्रोमोसोम का नंबर 47 या 45 रह जाए, तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल नहीं हो सकता और उसको आप किसी भी किस्म की मेडिसिन देकर ट्रीट भी नहीं कर सकते। इसीलिए मियोसिस के हर स्टेप की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है और उसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। अगर ये सिग्निफिकेंस को आप देखें तो ये दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इस साल भी बोर्ड एग्जाम में सिग्निफिकेंस पेपर में आ चुकी है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूरे को कंप्लीट करना जरूरी है। हेडिंग्स मार्क कर ले। फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस वाला, उस पर आप लिखिए डिस्कवरी। डिस्कवरी में आप मेंशन करेंगे कि अगस्त में स्वीजमैन ने 1890 में किस तरह से इस प्रोसेस को डिस्कवर किया। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर में पहला पॉइंट आप लिखेंगे इन एनिमल्स और दूसरा वाला ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स। और बाकी नीचे सारी की सारी हेडिंग्स वैसे ही आएंगी। एरर्स इन मियोसिस में बस दो हेडिंग्स बनेंगी, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन का डिफरेंस भी करना है आपने। इनकी एग्जांपल्स भी इंडिविजुअली गिवन है। डिसजंक्शन की एग्जांपल लिख लें, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 chromosome in human is an example of disjunction,
and abnormal number of chromosome 47 or 45 is an example of